फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं मेरे दोस्तों? आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, एसपी शुक्ला एजुकेट परिवार आपकी सफलता को ही अपनी पहचान बना लेना चाहता है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए क्वेश्चंस ऑफ द डे, जीके एंड जीएस का प्रत्येक दिन मॉर्निंग में 5 बजे सूरज की पहली किरणों के साथ आपकी सेवा में लेकर के हाजिर होता है। तो आप में से बहुत सारे फ्रेंड्स जो रेगुलर वॉच नहीं करते, वो रेगुलर वॉच किया करिए, क्योंकि कहा जाता है द मीन मैन डज नॉट स्टार्ट द वर्क ऑफ फेयर, मीडियम मैन स्टार्ट द वर्क बट लीव द वर्क व्हेन देयर इज स्पॉयलर्स, बट द परफेक्ट पीपल डू नॉट लीव द वर्क नॉट डू दे लीव इट। मीन्स कहने का क्या है, आप समझ ही गए होंगे। संस्कृत भाषा में कहा गया, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः, प्रारंभ विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या, विघ्ने पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना, प्रारंभ तुत्त मजना न परित्यजन्ति। अर्थात नीच मनुष्य जो होते हैं, विघ्न के भय से किसी काम को प्रारंभ ही नहीं करते। मध्यम पुरुष जो होते हैं, किसी कार्य को आरंभ तो कर देते हैं, किंतु थोड़ी बहुत विघ्न बाधा आने पर छोड़ देते हैं। परंतु उत्तम जन जो होते हैं, यदि कार्य को प्रारंभ कर दिया, अगर उसने ठान लिया कि नहीं हमें सफलता प्राप्त करनी है तो करनी है, राह में कितने भी रोड़े क्यों ना आए, लेकिन वो सफलता प्राप्त करके ही चैन लेता है, बैठता है। तो आपको भी यही करना है दोस्त। जिंदगी में अगर सफल होना है तो आपको ये ठान लेना पड़ेगा। आप ये पक्का ठान लीजिए कि नहीं, अब तो हमें 100% सफलता चाहिए। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप एक दिन उस बुलंदियों को छुएंगे जिसके लिए पूरी दुनिया, पूरी कायनात लगी होती है। तो चलिए आज के शो को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा मेरे दोस्त। अंत में आपसे पूछता हूँ एक प्रश्न, जिसका जवाब देना होता है आपको कमेंट के माध्यम से। बहुत सारे हमारे साथी जवाब तो देते हैं, लेकिन बहुत सारे साथी केवल वीडियो को बीच तक देख लेते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। तो प्लीज़ पूरा वीडियो वॉच किया करिए, नहीं तो आपकी स्थिति किसमें आएगी, आप फिर मीडियम मैन में आ जाएंगे। आप मीडियम मैन की स्थिति में आप अपने नाम को ना लिखाइए, आप एक परफेक्ट मैन बनिए, पूरी की पूरी सफलता को प्राप्त करिए। तो चलिए आज के शो को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले कि हमारे ऐसे साथी जिन्होंने एसपी शुक्ला एजुकेट परिवार का फेसबुक पेज ज्वाइन नहीं किया है, तो आप हमारे फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन करिए, जहां से आपको इसका पीडीएफ भी मिलता रहेगा। और यूट्यूब पर ऐसे हमारे विद्वान साथी, ऐसी हमारे विदुषी बहनें जो पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, या अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। बाकी वीडियो अगर पसंद आएगी आपको, तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं विज्ञान के एक अच्छे प्रश्न के साथ। भौतिक विज्ञान आज से स्टार्ट हुआ है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सूची 1 तथा सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ क्या करना है, चयन करना है, यानी इसमें क्या कराना है, मैच कराना है, मिलाना है। तो आइए मिलाते हैं। एक तरफ देख रहे हैं आप उपकरण या यंत्र दिया हुआ है, दूसरी तरफ मापन की गई राशि दिया हुआ है। क्या, मापन की गई राशि, यानी कहीं ना कहीं ये मेजरमेंट का चैप्टर है, यानी ये मापन का चैप्टर है। मापन आपने पढ़ा होगा फिजिक्स के अंतर्गत। तो आइए, अमीटर किसमें मापा जाता है, आपको डायरेक्टली प्रश्न का जवाब पता होना चाहिए। अमीटर जो मापा जाता है वो किसमें मापा जाता है, विद्युत धारा। ठीक है। उसके बाद हाइग्रोमीटर की बात करेंगे, तो हाइग्रोमीटर जो होता है ये मौसम विज्ञान के बारे से संबंधित है। इसमें आर्द्रता मापी जाती है, यानी हाइग्रोमीटर के लिए देखें तो सापेक्ष आर्द्रता हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, सापेक्ष आर्द्रता। स्प्रिंग तुला,
क्या है? स्प्रिंग तुला। स्प्रिंग तुला जो होता है कमानीदार तुला जिसको कह सकते हैं, ये भार को मापता है, यानी इसमें आपका ऑप्शन 2 होता। बैरोमीटर से दाब मापते हैं। आप तो समझ गए कि ए में कौन सा सही हो गया? 3। बी में कौन सा सही हो रहा है? 4। सी में कौन सा सही हो रहा है? सी में आप देख रहे हैं कौन सा सही हो रहा है? 2। और उसके बाद डी में कौन सा सही हो रहा है? 1। अब कूट को मिलाइए। कूट आपको देखना है, ए बी सी डी 4 कूट दिए हुए हैं। इन कूटों से अगर आप देखेंगे तो ऐसा कूट देखना है जिसमें 3 पहले ऑप्शन में दिया हो, तो आपको ऑप्शन बी नजर आ रहा है। 3 4 2 1। तो बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो गया। क्या हो गया फ्रेंड्स? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो गया। थोड़ा सा चर्चा करते हैं इस क्वेश्चन पे, और भी थोड़ी सी विधिवत चर्चा करेंगे। अब देखो मित्र, ये अमीटर क्या होता है, मैं इस पे चर्चा करता हूँ। थोड़ा सा इसको जो लिखा हटा देता हूँ, आंसर तो आपको पता चल गया। अब मैं थोड़ी सी चर्चा करूँगा, जिस चर्चा के लिए एसपी शुक्ला एजुकेट जाना जाता है उसको जरूर करेंगे। अमीटर की बात करते हैं। तो अमीटर जो होता है किसी विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिक सर्किट जो होती है, इलेक्ट्रिक सर्किट में बहने वाली धारा, करंट को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है, यानी इसका जो सही जवाब था आपको ऑप्शन सी, विद्युत धारा। विद्युत धारा ही क्यों कहा? अगर यहाँ पर चाहते तो आप एम्पियर भी लिख सकते थे। एम्पियर को ए से डिनोट करते हैं, क्यों? क्योंकि एम्पियर में मापा जाता है। फिर आपको ऑप्शन बी दिखिए, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर मौसम विज्ञान, मौसम विज्ञान को मेट्रोलॉजी भी कहा जाता है, मीटरोलॉजी भी कहा जाता है। तो हाइग्रोमीटर मौसम विज्ञान अर्थात मीटरोलॉजी से संबंधित यंत्र है, जिसके माध्यम से वायु में आर्द्रता, ह्यूमिडिटी जिसको कहते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी तथा जलवाष्प की मात्रा मापी जाती है। यानी हाइग्रोमीटर में क्या करेंगे? आपका ऑप्शन 4 हो जाता। सापेक्ष आर्द्रता हम कह सकते थे, यानी ह्यूमिडिटी को टेम्पर करते हैं, यानी मापते हैं। फिर आपका दिख रहा है स्प्रिंग तुला, स्प्रिंग स्केल कहते हैं। स्प्रिंग तुला अथवा कमानीदार तुला एक प्रकार का भार मापी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वेट स्केल है। क्या है फ्रेंड्स? वेट स्केल है, अथवा हम ये भी कह सकते हैं भार मापी है, जिसमें एक सिरे पर स्प्रिंग लगी होती है और वह सिरा स्थिर होता है तथा दूसरा सिरा एक हुक लगा होता है। इसी हुक से किसी वस्तु को लटकाकर उसका भार ज्ञात किया जाता है। आप जा गए होंगे मार्केट में सामान खरीदते समय, आपने देखा होगा दुकानदार जो है इसका प्रयोग करते हैं। यानी स्प्रिंग तुला में हम क्या मापते हैं? भार मापते हैं। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। बैरोमीटर, बैरोमीटर में क्या मापा जाता है? तो बैरोमीटर यंत्र की सहायता से वायुमंडलीय दाब, क्या मापा जाता है फ्रेंड्स? वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। वैज्ञानिकों द्वारा मौसम की भविष्यवाणी जो होती है, जिसको हम कहते हैं भविष्यवाणी का मतलब प्रेडिक्शन करना, ये इसी यंत्र के प्रयोग से ही किया जाता है। बैरोमीटर में क्या मापा जाएगा? दाब मापा जाएगा। कौन सा दाब मापा जाएगा मित्र? वायुमंडलीय दाब, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें। कोई वैसा प्रेशर नहीं कि जिसमें हम दबा दें, हाथ से मान लीजिए कहीं प्रेशर लगा दें, तो उस प्रेशर की बात नहीं कर रहा है। यहाँ पर एटमॉस्फेरिक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापा जाता है। तो इस क्वेश्चन का तो सही जवाब आपको पता ही चल गया था, ऑप्शन बी हो गया सही। बिल्कुल आशा करता हूं कि आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न नंबर दूसरा आपके स्क्रीन पर है। निम्न में से भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? भूकंप मापी यंत्र की बात कर रहा है। आपने भूकंप पढ़ा होगा, एनवायरनमेंट के अंतर्गत भी एक चैप्टर आप देखते हो, और बाकी आपका फिजिक्स का चैप्टर है, यहाँ पर आपने पढ़ा भी होगा। तो आपको क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन कई सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो आपको पता है सही जवाब क्या होगा? सिस्मोग्राफ होगा। लेकिन हम इसी पर ही नहीं रुकेंगे। भूकंप मापी, जिसको सिस्मोग्राफ भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, परमाणु परीक्षण व अन्य विस्फोटक के कारण उत्पन्न भूगति मापने में प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है। रिक्टर स्केल एक लघु गणितीय पैमाना है। आप में से बहुत सारे बच्चे सोचेंगे रिक्टर स्केल क्या होता है? तो रिक्टर स्केल एक
लघु गणितीय पैमाना लॉगरिथम स्केल है जो 0 से लेकर के 10 के बीच संख्यांक के मध्यांक से भूकंप की तीव्रता इंटेंसिटी अथवा परिमाण मैग्नीट्यूड प्रदर्शित करता है। इस पैमाने पर अगली संख्या पिछली संख्या से 10 गुना अधिक परिमाण प्रदर्शित करती है। तो बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन था? ऑप्शन बी, सिस्मोग्राफ। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 आपके बीच में लाएंगे, आता है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3, शक्ति का मात्रक ज्ञात करिए। तो देखिए, एक प्रश्न आपसे मात्रक से पूछा जाता है, यूनिट से भी पूछा जाता है, अच्छे प्रश्न बनते हैं। शक्ति का मात्रक जो होता है फ्रेंड्स, वाट होता है। क्या होता है? वाट। किसी व्यक्ति अथवा मशीन द्वारा इकाई समय अर्थात 1 सेकंड में किए गए कार्य अर्थात उसके काम करने की दर को शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं। अगर यही आपको कह देता सामर्थ्य, तो शायद आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा, अपने एकेडमिक कॉलेज के दिनों को याद करिए, वहां से आपने पढ़ा होगा। तो सामर्थ्य कहते हैं। शक्ति को जूल प्रति सेकंड क्या कहते हैं फ्रेंड्स? जूल प्रति सेकंड इसकी जो इकाई होती है, जूल प्रति सेकंड होती है। इसी जूल प्रति सेकंड को ही वाट भी कहा जाता है या वाट में भी व्यक्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ में भी आ गया होगा। यानी आप समझ जाइए, वाट क्या होता है? शक्ति अथवा सामर्थ्य को मापने की इकाई है। कार्य करने की दर को शक्ति भी कहते हैं। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस मैं इसके अलावा जैसे इंपॉर्टेंट बता दूं। जैसे आपसे कहा जाता है, जैसे वाट, इसी की तरह आपको देखा होगा, आपने पढ़ा होगा नाट। किसी बच्चे ने नहीं, किसी बच्ची ने पूछा था। देखिए, बच्ची कहता हूं तो आप बुरा मत माना, आप या हमारे उम्र के हैं, हो सकता है हमसे आप बड़े भी होंगे, इसलिए क्योंकि एक टीचर की भूमिका है, इसलिए मैं आपको बच्चा भी कहता हूं, आपको स्टूडेंट्स भी कहता हूं, आपको मित्र भी कहता हूं, आपको दोस्त भी कहता हूं, और आपको जरूरत पड़ी तो बेटा भी कह देता हूं। तो इस बातों को लेकर के बुरा ना मानिएगा। तो देखिए, नॉट की बात करता हूं। नॉट की वैसे स्पेलिंग होती है KNOT। क्या होती है फ्रेंड्स? KNOT, नॉट। समुद्र में जहाजों की गति मापने की इकाई है। इसे नॉटिकल मील प्रति घंटा में भी व्यक्त किया जाता है। और एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे निकल के आता है, 1.852 किलोमीटर आवर, यानी 1.852 किलोमीटर घंटा के बराबर होता है, यानी 1 नाट। क्या मापा जाता है? समुद्र में जहाजों की गति। तो इससे बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। इस प्रश्न को, इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। समुद्र में जहाजों की गति, समुद्र में जहाजों की गति आपने जो है अगर पूछा जाए कि किससे मापा जाता है, नॉट में मापा जाता है। नॉटिकल मील क्या होता है? मैंने आपको बताया कि नॉटिकल मील जो होता है समुद्री दूरी मापने की इकाई है। 1 नॉटिकल मील अक्षांश के 1 मिनट अथवा 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने नोट कर दिया। अच्छा, एक और चीज केवल बात कर लेते हैं, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या होता है? लाइट ईयर जिसको कहते हैं, वह खगोलीय दूरी है जो प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की जाती है। प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस मापने की इकाई है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.461 इंटू 10⁻15, कितना? 10⁻15 मीटर। किसके बराबर होता है? मीटर के। यही किलोमीटर करना होता है तो पावर हम क्या करते हैं? 3 घटा देते हैं। ये तो आप समझते हैं। अच्छा, हर्ट्ज किसका मात्रक है? तो आपको पता है फ्रीक्वेंसी अर्थात आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। आवृत्ति का मात्रक क्या है? हर्ट्ज है। न्यूट्रॉन यहाँ दिया है। देखिए, न्यूट्रॉन और वोल्ट का कोई सीधा सा संपर्क नहीं है। हम क्योंकि यूनिट पढ़ रहे हैं, आपको हम यूनिट बता रहे हैं, तो वहाँ से न्यूट्रॉन नहीं, ये अगर न्यूटन होता तो हम इस पर हम थोड़ी बहुत चर्चा कर सकते थे। अगर वैसे लग रहा है कि इसको न्यूट्रॉन होना चाहिए था, या फिर मान लीजिए न्यूट्रॉन ही लिखा है, तो पता नहीं, न्यूट्रॉन तो आपने पढ़ा होगा
केमिस्ट्री उसके अंतर्गत आता है। न्यूटन में से किसका मात्रक है, न्यूटन आ गया तो मैं आपको बता देता हूं, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। एक पॉइंट आप चाहे तो नोट कर लीजिए, बल का मात्रक क्या होता है फ्रेंड्स, न्यूटन होता है। यसाई मात्रक आपसे पूछा जाता है तो न्यूटन होता है। इसी को जब पूरा पूरा व्यक्त करते हैं तो हो जाता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये क्या होता है, 1 न्यूटन इसके बराबर होता है, इसीलिए ऐसा करते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4 अच्छा प्रश्न है। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिएगा। यहाँ थोड़ा सा ये आगे कुछ आ गया है, सूची 1 सूची 2 दिया हुआ है। आइए मिलाते हैं। उच्च वेग, उच्च वेग से आप मिलाएंगे तो किसमें मिलेगा, उच्च वेग मैक, उच्च वेग मैक लिखा हुआ। देखिए मैक क्या होता है, पहले थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूँ। कभी कभी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हिंदी में आपको आसान लगते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में समझ में आते हैं। तो इसको इंग्लिश में लिखूंगा तो आप समझ जाओगे मैक का मतलब MACH की बात कर रहा है। मैक जो होता है उच्च वेग को प्रदर्शित करने का मात्रक है। मैक संख्या, मैक नंबर वायु में ध्वनि की गति को नापने के लिए आता है। और वायु में जो गति होती है ध्वनि की कितनी होती है, आप बच्चों का जवाब बिल्कुल आना चाहिए 343 मीटर सेकेंड। 343 मीटर सेकेंड की तुलना में वायुयानों या अन्य वस्तुओं की गति प्रदर्शित करता है। तो उच्च वेग बिल्कुल एकदम क्या है, सही है। यानी उच्च वेग किसको प्रदर्शित कर रहा है, मैक, मैक प्रदर्शित कर रहा है। अब मैं बात करता हूं तरंग दैर्ध्य पर। किस पर चर्चा होगी, तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य का अगर आप बात करेंगे, तरंग दैर्ध्य किसको कहते हैं, तो कोई तरंग जितनी दूरी के बाद स्वयं को पुनरावृत्त रिपीट करती है वह दूरी उस तरंग का तरंग दैर्ध्य, जिसको इंग्लिश में वेवलेंथ कहते हैं, वेवलेंथ कहलाती है। इसे एंगस्ट्राम से प्रदर्शित करते हैं। और एंगस्ट्राम को आपने देखा होगा ए लिख करके ऊपर ऐसे शून्य लिख दिया जाता है या कहीं कहीं ऐसे आगे लगा दिया जाता है, में मापा जाता है। एक एंगस्ट्राम जो होता है 10 की पावर -10 मीटर के बराबर होता है। माइक्रोन में पूछेगा तो क्या करेंगे, -4 माइनस कर देते हैं। यानी तरंग दैर्ध्य का मात्रक एक तरीके से एंगस्ट्राम है। बिल्कुल ये भी अपने स्थान पर पूर्णतः सत्य है। अब देखिए दाब का मात्रक क्या होता है, तो दाब का मात्रक जो होता है वो पास्कल होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, किसी सतह पर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लंबवत, लंबवत का मतलब परपेंडिकुलर लगने वाले बल को दाब, प्रेशर कहते हैं। दाब को पास्कल में व्यक्त करते हैं। 1 पास्कल जो होता है, कभी कभी पूछा जाता है 1 पास्कल कितने के बराबर होता है, तो 1 पास्कल इक्वल्स टू न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। फिर आपका देखिए, यानी ये भी सही है। जल प्रवाह का मात्रक क्यूसेक, क्यूसेक को अगर इंग्लिश में देखें, क्यूसेक ऐसे होता है। क्यूसेक क्यूबिक फीट प्रति सेकंड का संक्षिप्त रूप है। यह प्रवाह की दर, फ्लो रेट को प्रदर्शित करता है। 1 क्यूसेक बराबर कितना होता है, कभी कभी पूछा जाता है 28.317 लीटर प्रति सेकेंड। किसके बराबर होता है, 28.317 लीटर प्रति सेकेंड के बराबर होता है। इसका प्रयोग सामान्यतः नदियों में जल प्रवाह के मापन के लिए किया जाता है। तो जल प्रवाह के मापन के लिए क्यूसेक का प्रयोग करते हैं। यानी सभी एक के साथ एक मिल रहे हैं, तो आप चेक करो 1 2 3 4 आपको ऑप्शन में मिल रहा है सी में। तो इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त चौथे का सही जवाब क्या होगा, आपका ऑप्शन सी। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा मित्र। अगर आपको लग रहा है कि अच्छा चल रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिए। अभी भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का प्रयास करिए। जैसे कि ये क्लास जो आपकी सेवा में मैं प्रत्येक दिवस लेकर के आता हूँ, ये इसकी सिस्टमेटिक तरीका बना रहे, हम आपके बीच में बहुत अच्छे प्रश्नों के संकलन के साथ आते रहें। आइए प्रश्न नंबर 5। एक पारसेक तारों के मध्य दूरियां मापने का मात्रक बराबर होता है।
एक पार्सेक यानी तारों के मध्य दूरियां मापने का मात्रक बराबर होता है। तो ये जो पार्सेक होता है, ये भी आपने देखा, पार्सेक में मैंने बताया, पार्सेक दूरी की इकाई है जो सौर मंडल के बाहर स्थित सुदूर खगोलीय पिंडों एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स की दूरी मापने में प्रयोग किया जाता है। एक पार्सेक बराबर 3.62 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। किसके बराबर होता है फ्रेंड्स? एक पार्सेक की बात करूं, नहीं तो आप ये समझना पास्कल मैंने इसके पहले बताया है। तो एक पार्सेक जो होता है 3.62 के बराबर होता है। अब हम अगर ऑप्शन में देखें तो 3.25 प्रकाश वर्ष दे रहा है। वैसे एग्जैक्ट कितना होता है मैं आपको बता देना चाहूँगा, 3.262 प्रकाश वर्ष होता है। अब ये 26 है तो लगभग 25 मान लिया है, तो इस ऐसी स्थिति में आपको क्या मानेंगे? ऑप्शन बी माना जाएगा। ओके, आइए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। वैसे मैंने ये तो प्रश्न आपको पूछ लिया था, बल का मात्रक क्या होता है, एक प्रश्न मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। तो बल का मात्रक आपको पता है न्यूटन होता है। बल वह वाह कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति, विरामा अथवा गति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। बल का यसाई मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है, अथवा हम ये कह सकते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जब एक प्रश्न मैंने इसको पहले से ही बता दिया था, तो आपको बताना चाहूँगा, एक दो प्रश्न मैं इसके साथ और रख देता हूँ। जैसे आपसे पूछे एक माइक्रोन किसके बराबर होता है, मेरे ख्याल से ये प्रश्न मैंने रखा हुआ है, चलिए देखता हूँ। बिल्कुल प्रश्न दिया ही हुआ है, एक माइक्रोन बराबर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्त, आप बच्चे गलत कर देते हो। माइक्रोन जो होता है, वैसे माइक्रॉन होता है, माइक्रोन अथवा माइक्रोमीटर अत्यंत सूक्ष्म लंबाई मापने की इकाई है। इसका प्रयोग अवरक्त विकिरण, इंफ्रारेड रेडिएशंस की तरंगदैर्घ्य, जैविक कोशिकाओं, बायोलॉजिकल सेल्स, जीवाणुओं तथा रेशों, फाइबर्स का आकार मापने में किया जाता है। एक माइक्रोन बचपन से अगर आपको याद होगा तो इसको ऐसे यूज किया जाता था। एक माइक्रोन बराबर आपने पढ़ा होगा कि 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। कितने के? 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है, जिसे जब आप मिलीमीटर में व्यक्त करोगे तो ये क्या होगा? 1/10⁻, अगर इसी को मैं लिखूं एक माइक्रोन बराबर तो 10⁻6 मीटर हो जाएगा। मिलीमीटर में चेंज करेंगे तो पावर क्या होगा? 10⁻3 को मल्टीपल कर देंगे, क्योंकि आपको पता है 10⁻3 अपान करेंगे 10⁻6, ये काटेगा तो यहाँ बच गया क्या? 10⁻3, यानी 1/10⁻3 लिख सकते हैं। अब 1/10/3 ऑप्शन में दिया नहीं, तो इसको 10⁻3 का मतलब क्या? 10 में 100 में 1000, यानी 1/1000 क्या हो जाएगा? 1/1000। ये किस में हो गया कन्वर्ट मित्र? मिलीमीटर में हो गया। तो कन्वर्जन से एक प्रश्न आपकी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, क्योंकि साइंस की भूमिका दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पहले बायोलॉजी से प्रश्न अच्छे बनते थे, अब आज के समय में अच्छा प्रश्न आपके फिजिक्स से भी पूछा जा रहा है। बायो का रोल वैसे ही है, लेकिन फिजिक्स का भी रोल बढ़ा दिया है, इसलिए हम सभी को बहुत अच्छे से साइंस भी देखते हुए ही चलना है। इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका कौन सा हो गया मित्र? 1/1000 मिलीमीटर। बिल्कुल आपका ऑप्शन सही होगा सी। एक छोटा सा और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। एक नैनोमीटर की बात करता, जब एक नैनोमीटर होता है किसके बराबर होता है? तो नैनोमीटर मीट्रिक प्रणाली में लंबाई मापने की एक इकाई है, जो कि 1.0 × 10⁻⁹ मीटर के तुल्य होता है। क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करोगे या फिर इसका मान अगर आप सेंटीमीटर में बदलोगे तो क्या करोगे मेरे भैया? 10⁻100 से मल्टीप्लाई करोगे तो यानी 10⁻⁹ इंटू 10⁻2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये घट के आ जाएगा 10⁻⁷, तो ये क्या बदल जाएगा? सेंटीमीटर में बदल जाएगा। तो आपसे दो क्वेश्चन, एक नैनोमीटर कितने के बराबर होता है? 10⁻⁹ मीटर के। सेंटीमीटर में पूछूंगा तो 10⁻⁷ सेंटीमीटर के। कन्वर्जन आपसे एक पूछ लेता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। न्यूटन का गति का पहला नियम किससे संबंधित है? बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं, आपने पढ़ा होगा।
न्यूटन के गति के बात कर रहा है। गति में वो भी कौन से नियम की बात कर रहा है? पहले नियम पे पहला पूछ रहा है, लेकिन मैं तीनों नियम पर आपसे चर्चा कर देता हूं। देखिए, न्यूटन के गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो पहले नियम को और किस नियम के साथ जाना जाता है? पहले तो ये जान जाइए, जड़त्व का नियम। ये नोट कर लीजिए, जड़त्व का नियम कहा जाता है। जड़त्व का नियम, न्यूटन का जो प्रथम लॉ है इसको जड़त्व का नियम कहते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया होता है। इस नियम के अनुसार कोई वस्तु अपनी यथा स्थिति में बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन ना किया जाए। अर्थात जब कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील अवस्था में, तथा यदि विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन करने का प्रयास ना किया जाए। यानी आप तो समझ गए होंगे क्वेश्चन क्या कह रहा था। न्यूटन का गति का पहला नियम किससे संबंधित है? ये जड़त्व का नियम कहलाता है। यानी ये इसी किससे संबंधित है? आपको ऑप्शन दिख रहा है डी, जड़त्व। एक प्रश्न कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे अच्छे प्रश्न जो बनते हैं उन पर थोड़ी सी चर्चा एक दो प्रश्नों पर करूंगा। आपसे क्वेश्चन कहता है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। इस प्रश्न के अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर मैं चर्चा कर रहा हूं। जैसे आपसे कहा जाए रॉकेट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? मेरे दोस्त बताइए, कौन बताएगा? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो होता है रेखीय संवेग संरक्षण, रेखीय संवेग संरक्षण को बोलते हैं इंग्लिश में कन्वर्जन ऑफ लीनियर मोमेंटम। देखिए, मैं बाइलिंगुअल में केवल इतना ही फ्रेंड्स बोल सकता हूं क्योंकि हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूं। इंग्लिश में आपको बता सकता हूं, लेकिन फिर मुझे प्रॉब्लम होगी, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। फिर भी मैं इतना बोलता हूं कि इंग्लिश मीडियम वाले को भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। रेखीय संवेग संरक्षण का मतलब हो गया कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या होगा? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम सिद्धांत पर कार्य करता है। यह सिद्धांत कभी कभी पूछा जाता है कि न्यूटन के किस नियम के अंतर्गत आता है? तो ये भैया रेखीय संवेग का जो नियम है ये न्यूटन के तीसरे नियम के अंतर्गत आता है। तो ये पॉइंट जो निकल गया, जिसके लिए मैंने ये प्रश्न आपसे बताया, न्यूटन के थर्ड लॉ, न्यूटन के तीसरे नियम के अंतर्गत आता है। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अर्थात एक वस्तु में जितना संवेग परिवर्तन होता है दूसरी वस्तु में उतना ही संवेग परिवर्तन विपरीत दिशा में होता है। इसी कारण नीचे की ओर गतिशील गैस रॉकेट को ऊपर की दिशा में धक्का यानी पुश प्रदान करने पर आप देखते हैं कि रॉकेट से निकलने वाली गैसों के कारण रॉकेट का द्रव्यमान परिवर्तित होता रहता है, जिससे रॉकेट को आगे बढ़ने के लिए आवश्यक वेग व त्वरण प्राप्त हो जाता है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। फिर क्वेश्चन कह सकता है रॉकेट जो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य तो करता है, ये न्यूटन के किस नियम के अंतर्गत आता है? तो न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अंतर्गत आता है। यहां तक किसी भी बच्चे को किसी प्रकार से दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक पॉइंट और छोटा सा बोलूंगा, केवल कुछ प्रश्न, उसको भी आप नोट कर लीजिए। दूसरा पॉइंट, जैसे आपसे पूछा जाता है कि क्या कारण है व्यक्ति चट्टान पर प्रहार करते हुए चोटिल हो जाता है। जैसे कोई चीज बहुत ठोस चीजें होती है, उस पर आप मारते हो, फट फट मारते हो, लेकिन आपको चोट लगती है। कारण क्या है? तो ये भी जो है ये भी न्यूटन के गति के तीसरे नियम का ही पालन है। सदैव प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसी के कारण जब चट्टान पे कोई चीज मारोगे तो जितना क्रिया इधर से तुम लगाओगे उतना क्रिया उधर से वो लगाएगी। जब दोनों क्रिया करेंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स? चोट लगेगी, धक्का लगेगा, आपको दर्द भी हो सकता है कि हो। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 पर बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक नाव जल में नहीं डूबेगी जबकि उसके द्वारा विस्थापित जल किसके बराबर होगा? अब बताओ, नाव
जल में नहीं डूबेगी तो सिंपल सी बात है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि उसका भार जो होगा नाव के भार के बराबर होगा, तो नहीं डूबेगी। समझ लीजिए, थोड़ा सा मैं कारण बताता हूं। जब एक नाव अथवा कोई भी वस्तु किसी तरल फ्लूइड में तैरती है तो उस पर उस तरल द्वारा ऊपर की ओर उत्प्लावन बल, कौन सा बल लगता है फ्रेंड्स? तो पहले ये नोट कर लीजिए, आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा बल लगता है? उत्प्लावन बल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्यूयेंट फोर्स, लगाया जाता है। आर्किमिडीज के सिद्धांत, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अनुसार जब कोई वस्तु किसी तरल में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। यदि कोई वस्तु तैर रही है तो इसका अर्थ है कि वस्तु द्वारा विस्थापित किए गए तरल का भार वस्तु के भार के बराबर होगा। यानी आपको इस प्रश्न का सही जवाब मिल गया। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तोप से एक गोला दागा जाता है, गोले की गति क्या होगी? थंबनेल में आपको जैसा कि क्वेश्चन दिख रहा था, आपने सोचा कि ये क्वेश्चन कहाँ से दिख रहा है, लेकिन आया नहीं, तो देखिए क्वेश्चन आ गया है। तो आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, तोप के गोले की गति जो होती है, प्रक्षेप गति आपने पढ़ा होगा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। वैसे मैं फिजिक्स जब पढ़ा करता था तो हमारे टाइम में क्लास 10th में ये मुझे बहुत टफ लगता था, कभी समझ में ही नहीं आया, टीचर कभी अच्छे से समझा ही नहीं पाए, लेकिन अब बहुत आसान लगता है। तो देखिए, तोप के गोले की गति जो होती है वो प्रक्षेप गति, प्रोजेक्टिल मोशन का उदाहरण है। प्रक्षेप गति में वस्तु परवलयाकार पथ का अनुसरण करती है। जब तोप से गोला दागा जाता है तो वह धरातल से एक कोण बनाते हुए गति करता है, जिससे एक परवलयाकार पथ का सृजन होता है। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो गया। मैं थोड़ा सा चित्र याद करा दूं आपको, बचपन में आपने पढ़ा होगा तो आपको पता है, देखा होगा आपने, देखा कि कोई भी वस्तु जब भी फेंकी जाती है किसी एक गति पे फेंकी जाती है, किसी एक एंगल पे फेंकी जाती है। ये याद करिए, अगर आपको याद आता है अपना बचपन आपका, तो वहां से आप बताइए। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आपका जो है आज का प्रश्न, जिसमें हमने जो है ज़्यादा तक प्रश्नों पर फिजिक्स के बात किया। कुछ प्रश्न पर आगे चर्चा और कर देता हूँ, कुछ प्रमुख भौतिक लंबाई एवं इकाई की बात कर देता हूँ। तो देखिए, लंबाई का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड, आयतन का मात्रक घन मीटर, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, बल का मात्रक न्यूटन, दाब का मात्रक पास्कल, ताप का मात्रक केल्विन, विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक जूल प्रति केल्विन, विद्युत धारा का मात्रक आपको पता है क्या होता है फ्रेंड्स, एम्पियर, ऊष्मा का मात्रक जूल, ऊर्जा का मात्रक भी जूल ही होता है, त्वरण का मात्रक एक्सीलरेशन जिसको कहते हैं एक्सीलरेशन, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 4 मीटर प्रति सेकंड, घनत्व डेंसिटी जिसको बोलते हैं किलोग्राम प्रति घन मीटर, क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम, विशिष्ट ऊर्जा जूल प्रति केल्विन, बहुत सारे ऐसे हैं, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज, परम ताप का मात्रक केल्विन, गुप्त ऊष्मा का मात्रक जूल प्रति किलोग्राम, ज्योति फ्लक्स ल्यूमेन, तरंग लंबाई मीटर, विभवांतर का मात्रक वोल्ट, ज्योति तीव्रता खेंडला, श्यानता का मात्रक न्यूटन सेकंड मीटर स्क्वायर, शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड या वाट, अभी आपने देखा, कार्य का मात्रक न्यूटन डैश मीटर या जूल होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट ये यूनिट्स हैं जिनको आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अच्छा, एक प्रश्न बचपन वाले याद आ गए, क्वेश्चन बचपन का है, आप याद करिए। जब कभी कभी होता था, गुरुजी कहते थे बेटा ऐसा मरान मारूंगा ना कि अभी पलायन कर जाओगे। अब बच्चे वही पढ़ के आप हमेशा कहते थे ऐसा मरान मारूंगा कि पलायन कर जाओगे। पलायन का मतलब क्या है? एस्केप होता है, पलायन वेग वहां पर आपने पढ़ा था। तो पृथ्वी पर पलायन वेग एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है? आपसे पूछा जा सकता है मेरे दोस्त। पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे यदि किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंका जाए तो वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है तथा पृथ्वी पर वापस नहीं आता है, वही पलायन वेग कहलाता है। चलिए
कल के प्रश्न पर जो आपसे प्रश्न पूछा हुआ था, जैसा कि आपको पता है प्रत्येक दिवस एक प्रश्न पूछते हैं जिसका जवाब आपको नेक्स्ट पार्ट में दिया जाता है। क्वेश्चन बहुत बच्चों ने जवाब दिया था, बधाई हो। पहली बार थोड़ा सा दिल को सुकून मिला कि बहुत सारे बच्चों ने जवाब दिया था। तो देखिए क्या करा है, गांधी जी को वन मैन बाउंड्रीज फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? तो माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि प्रदान की थी तथा कहा था जो काम 50,000 हथियार बंद सिपाही नहीं कर सकते थे वह काम गांधी जी ने कर दिखाया। कितने? 50,000 हथियार बंद सिपाही नहीं कर सकते थे वह काम गांधी जी ने करके दिखाया था। किसने कहा था? लॉर्ड माउंटबेटन ने। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सही होता कौन सा? सी हो जाता। आइए आज के प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। आज का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। ध्वनि का वेग अधिकतम होगा किसमें होगा? निर्वात में, वायु में, जल में, इस्पात में। आपको बताना है। इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट के माध्यम से। और एक छोटी सी प्रतिक्रिया मैं लेना चाहूँगा फ्रेंड्स। वैसे जो मॉर्निंग का ये शो मैंने स्टार्ट किया था, ये मैंने सोचा था कि मैक्सिमम 15 to 20 मिनट्स के लिए ही होगा। 15 to 20 मिनट में ही मैं आपसे लगभग 10 प्रश्न या 11 प्रश्नों पर चर्चा करूँगा। लेकिन मैं जब पढ़ाते पढ़ाते इतना लीन हो जाता हूँ कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है कि मैं बहुत कोशिश करके भी कम नहीं कर पा रहा हूं। तो आप बच्चों से एक प्रतिक्रिया लेना चाहता हूं कि इसी तरीके से मैं पढ़ाता चलूं या कुछ पॉइंट्स कम कर दिया करूं, केवल 20 से 25 मिनट का ही वीडियो रखा करूं। आप भी आज ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सभी बच्चे बताएंगे कि क्या वीडियो को 20 से 25 मिनट का ही रखा जाए या जितना हमसे बनता बने, हम जितना चीज़ों को पॉइंट को निकाल पाते हैं निकालते चले जाएं। ये आपको बताना है कमेंट के माध्यम से। ओके फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर अभी भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट। टेक केयर ऑल ऑफ यू।